हेलो बेटा, वेरी गुड इवनिंग। और कैसे हो आप लोग सारे के सारे? ठीक। अब आज जो टॉपिक चलने वाला है वो है इस चैप्टर सॉल्यूशन चैप्टर का लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है वेंट ऑफ फैक्टर, लेक्चर नंबर 12। और आज है लास्ट टॉपिक वेंट ऑफ फैक्टर। अब वेंट ऑफ फैक्टर इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि चाहे तो तुम सीबीएसई का एग्जाम दो, मीन्स बोर्ड का एग्जाम दो, 12th का एग्जाम दो, चाहे नीट का एग्जाम दो, चाहे आप जेई मेंस का एडवांस एग्जाम दो, सभी में वेंट ऑफ फैक्टर से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है, 100% आता है। अब वेंट ऑफ फैक्टर को समझने के लिए तुम्हें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को समझना होगा। और जितने भी प्रीवियस टॉपिक हैं, यानी जो मैं आपको 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी करवा चुका हूं। नंबर 1 RLVP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज आपको पढ़नी पड़ेंगी अच्छे तरीके से, तो वेंट ऑफ फैक्टर तुम्हारी समझ में अच्छे तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है वेंट ऑफ फैक्टर। मैं हूं धर्मवीर, तुम्हारा केमिस्ट्री टीचर, और तुम देख रहे हो बिलियन एकेडमी केमिस्ट्री बाई धर्मवीर सर। ठीक है, तो शुरू करते हैं सीधे सीधे। वेंट ऑफ फैक्टर, वेंट ऑफ फैक्टर। अब वेंट ऑफ फैक्टर होता क्या है, इसको समझना। ठीक है, तो वेंट ऑफ फैक्टर को समझने से पहले मैं कुछ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लिख रहा हूं। तो तुमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है 4। नंबर 1 है RLVP, P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इक्वल Chi2, P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इक्वल Chi2। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। Chi2 होता है नंबर ऑफ, Chi2 होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, वीडियो को आगे मत बढ़ाना, जल्दी जल्दी कभी समझो, इसी में वेंट ऑफ फैक्टर आने वाला है, इन्हीं चीजों में, तो समझते रहो जरा। दूसरी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा TB इक्वल KB इनटू में स्मॉल m, मोलैलिटी। और स्मॉल m होता है तुम्हारा नंबर ऑफ मोल, इसके लिए बात कर रहा हूं मैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को कैसे लिख सकता हूं मैं? गिवन वेट अपॉन मोलर मास, इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट और इनटू में 1000, या चलो अभी नहीं लिख रहा, इसे आप लिखिए N2 अपॉन में W1 जो कि किलोग्राम में है। तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी आपकी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा TF इक्वल KF इनटू में मोलैलिटी। और मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट जो कि किलोग्राम में। नंबर 4 था तुम्हारा ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई से इंडिकेट कर रहे थे, तो पाई इक्वल क्या आ गया था तुम्हारे पास में? MRT। पाई इक्वल क्या आ गया? MRT। और मैं M क्या है? मोलैरिटी। तो कैसे लिख सकते हो आप इसको? N2 अपॉन में VRT, N2 अपॉन में VRT, V आ जाएगा पाई के साथ, तो ये बन जाएगा पाई V इक्वल N2RT, पाई V इक्वल N2RT। ठीक है, तो ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। 1 RLVP, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। मैं आपको इस पर बेस्ड भी न्यूमेरिकल करा चुका हूं, इस पर भी और इस पर भी, सभी पर न्यूमेरिकल करा चुका हूं। तो क्या होती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज? ऐसी प्रॉपर्टीज जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करती है, उनके नेचर पर डिपेंड नहीं करती। शुरू से देखो जरा, शुरू से नहीं, लास्ट से देख लीजिए। तो ये है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये किस पर डिपेंड कर रही है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डेल्टा TF किस पर डिपेंड कर रही है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डेल्टा TB किस पर डिपेंड कर रही है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बढ़ेगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बढ़ेगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट घटेगा
तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी घटेगी। यानी अगर किसी सॉल्यूशन में आप सॉल्यूट की अमाउंट को ज़्यादा डिसॉल्व करोगे, ज़्यादा अमाउंट में घोलोगे, ठीक है, डिसॉल्व करोगे, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बढ़ जाएंगी, कम अमाउंट में डिसॉल्व करोगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज घट जाएंगी। यहाँ आ गया। तो ये प्रॉपर्टी भी किस पर डिपेंड करेगी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यहाँ भी है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यहाँ भी है, अपॉन में भी आ रहा है, तो कैसे बढ़ जाएगी जी? कैसे बढ़ जाएगी? तो मैं आपको बता दूं, यहां पर फॉर डाइल्यूशन सॉल्यूशन या डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट लिख दीजिए, डाइल्यूट सॉल्यूशन, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब मिनिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन लार्ज अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट, यानी सॉल्यूट की अमाउंट बहुत कम है इसकी कंपैरिजन में, जब सॉल्यूट बहुत कम है इसकी कंपैरिजन में, तो इसकी अमाउंट को हम N2 इज वेरी वेरी लेस देन N1, और बहुत सारे न्यूमेरिकल में मैंने N2 को इग्नोर किया था। जब ये बहुत कम है और ये ज्यादा है, तो इसका मतलब फाइनली जो तुम इसको लिख सकते हो वो लिख सकते हो N2/N1, यानी ये अमाउंट कम है और ये अमाउंट कैसी है? ज्यादा, इसलिए यहां पर इस अमाउंट को इसकी कंपैरिजन में इग्नोर कर दिया जाता है। तो कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर, नेचर पर डिपेंड नहीं करती है, सॉल्यूट चाहे कुछ भी हो। अब तुमने एग्जांपल में लिया था ग्लूकोज और सुक्रोज और यूरिया। ग्लूकोज का फॉर्मूला था C6H12O6, यूरिया का फॉर्मूला था NH2CONH2, सुक्रोज का फॉर्मूला था C12H22O11। अब चाहे तो ग्लूकोज हो, चाहे यूरिया हो, चाहे शुगर हो, सुक्रोज हो, ये आयनों में डिकम्पोज नहीं होते, मॉलिक्यूल में डिकम्पोज होते हैं। ग्लूकोज को वाटर में डिसॉल्व करोगे तो ग्लूकोज ही रहेगा, सुक्रोज को वाटर में डिसॉल्व करोगे तो सुक्रोज ही रहेगा। समझ रहे हो मेरी बात? और अगर यूरिया को डिसॉल्व करोगे तो वो भी यूरिया ही रहेगा, आयनों में डिकम्पोज नहीं होता है, आयनों में डिकम्पोज नहीं होता है। अब एक ऐसा सॉल्यूट लिया जाता है, जैसे आपने लिया NaCl। अब NaCl को पानी में घोला, एक्वस, जब एक्वस NaCl को डिसॉल्व करोगे तो ये डिकम्पोज हो जाएगा Na+ और Cl- में, Na+ और Cl- में। तो यहां जो इसका मॉलिक्यूल है, जो मोल है, वो कितना है? 1 है। कितना है? 1। और यहां NaCl के जो मोल है वो 2 हो गए, 2, 1 और 1, 2, तो 2 मोल हो गए। समझ रहे हो जी? तो फॉर्मूला है तुम्हारे पास में ΔTB = Kb × स्मॉल m। अगर आप इसके अकॉर्डिंग फिल कर रहे हो, निकाल रहे हो, तो यहां जो नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू है आप 1 पुट कर दोगे। कितना पुट कर दोगे? 1। नंबर ऑफ मोल्स, मोलैलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो यहां इसकी जगह कितना पुट कर दोगे? 1 पुट कर दोगे। और अगर आप इसके अकॉर्डिंग, ये ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, एक्सपेरिमेंटल है, एक्सपेरिमेंट किया गया है, यानी किसी ने इसको 1 पुट करके वैल्यू को फाइंड किया तो कुछ आंसर आ गया। मान लो 1 ही आ गया, मैंने 1 मान लिया, या 2 आ गया, 2 आ गया, ठीक है, ΔTB आ गया 2 केल्विन। अब तुम इसका निकाल रहे हो वैल्यू इसकी, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास में 1 और 1 2। तो यहां जो मोल है हमने 1 पुट किया था, अब मोल कितने पुट करेंगे? 2। समझ रहे हो ना बात को जो मैं बताना चाह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि डिसॉल्व होने से पहले इसके 1 मोल है जो आपने कैलकुलेट कर दिया, ये कैलकुलेटेड वैल्यू है, कैलकुलेटेड वैल्यू। अब डिसॉल्व होने के बाद इसके मोल कितने हो गए? 2 मोल हो गए। कितने मोल हो गए? 2। तो जो इसका आंसर है, पहले अगर 2 केल्विन आ रहा था तो अब इसका आंसर कितना आ जाएगा? 4 केल्विन आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4। तो इसका मतलब आंसर तो मैच नहीं कर रहा। तो या तो ये सही था जो पहले फाइंड किया था, या ये सही है, ठीक है, या ये सही है। तो अब ये जो वैल्यू हमने फाइंड की है वो प्रैक्टिकल करके की है, ऑब्जर्व करके की है, तो एक्सपेरिमेंट किया है। और एक्सपेरिमेंट कैलकुलेटेड से अच्छा ही होगा, बेहतर ही होगा, ज़्यादा अच्छा होगा। तो इसका मतलब ये ज़्यादा अच्छा होगा इससे, इसकी वैल्यू ज़्यादा प्रॉपर होगी, इसकी वैल्यू ज़्यादा एक्यूरेट होगी इस वाले से, क्योंकि ये डिसॉल्व होने से पहले 1 मोल था, डिसॉल्व होने के बाद कितने हुए? 2 मोल हो गए। तो कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि जो मॉलिक्यूल, जो इलेक्ट्रोलाइट की बात करूं, इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? जो अपने आयनों में डिकम्पोज हो जाते हैं। तो जो सब्सटेंस अपने आयनों में डिकम्पोज हो जाते हैं उनको एक्यूरेटली, यानी एक्यूरेट कैलकुलेट करने के लिए, कैलकुलेशन के लिए, न्यूमेरिकली उनको प्रूव करने के लिए किसका जन्म हुआ? वेंट हॉफ फैक्टर का जन्म हुआ। किसका? वेंट हॉफ फैक्टर का। एक और एग्जांपल लिखा मैंने
MgCl2 एक्वस 100% डिसोसिएशन मान लेते हैं, हालांकि 100% होता नहीं है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट 11th में पढ़ा होगा इक्विलिब्रियम में, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? जो अपने आयन में द सब्सटेंसेस विच कंप्लीटली डिसोसिएट इन इट्स आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन कंप्लीटली, और वीक इलेक्ट्रोलाइट जो पार्शियली डिसोसिएट हो अपने आयनों में, तो क्या कहलाते हैं वो? वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब यहाँ ये आ गया Mg+2 2Cl-, तो यहाँ कितने मोल हैं इसके? 1, और यहाँ कितने मोल हैं इसके? 1 और 2, 3 मोल हो गए। अब आप वैल्यू निकाल रहे हो पाई इक्वल क्या होता है तुम्हारे पास है? पाई V इक्वल N2RT। तो पहले इसकी वैल्यू निकालिए आप, पाई V इक्वल N2RT। तो पाई वॉल्यूम कुछ होगा तुम्हारे पास में, N2 कितना? 1RT। अब दोबारा से फाइंड करिए इसके लिए, तो पाई V इक्वल कितना हो जाएगा? N2RT। तो पाई निकाल रहे हैं, वॉल्यूम कुछ होगा, N2 कितना आ गया? 3 मोल्स, R इंटू T, तो पाई V इक्वल इतना, यानी ये जो आएगा इससे 3 टाइम्स वैल्यू आ रही है इसकी। तो जो हम सोच रहे थे कि हमारा आंसर इतना आना चाहिए, एक्चुअल में उतना नहीं आ रहा, इससे ज़्यादा आ रहा है। किसके केस में? डिसोसिएशन के केस में। डिसोसिएशन किसमें? डिसोसिएशन। इसका मतलब डिसोसिएशन में वैल्यू बढ़ जाती है। डिसोसिएशन मतलब टूटना। ये मेरे पास में इलेक्ट्रोलाइट है, ये अगर तुम इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो कम से कम 2 पार्ट में तो टूटेगा। ये टूट गया। पहले कितना था? 1 मोल, अब कितने मोल हो गए? 2 मोल हो गए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि डिसोसिएशन के केस में जो वैल्यू है, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, वो इंक्रीज हो जाएंगी, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बढ़ रहा है आफ्टर डिसोसिएशन, और एसोसिएशन के केस में ये घट जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से आप इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो करिए, जल्दी करें। मिटा दें? कब मिटा रहे हैं? अब देखिए, इन केस ऑफ डिसोसिएशन, पहले लिख दूं मैं, तो I इक्वल हुआ टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन। सबसे ज्यादा यही फॉर्मूला यूज होगा इसका, अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डिसोसिएशन या एसोसिएशन। डिसोसिएशन या एसोसिएशन। तो मैंने लिखा इसका फर्स्ट केस, इन केस ऑफ डिसोसिएशन, इन केस ऑफ डिसोसिएशन यानी जब इलेक्ट्रोलाइट 100% डिसॉल्व हो रहा है, तो सबसे पहले आपने एक इलेक्ट्रोलाइट लिया NaCl, एक्वस 100% डिसॉल्व है, ठीक है। तो किस किस में टूटा? Na+Cl-। तो I इक्वलवेंट ऑफ फैक्टर को I से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। I इक्वल टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन, तो 1 और 1 कितने हो गए? 1 और 1 2 बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन। तो डिसोसिएशन से पहले कितने मोल है? 1। तो I इसके लिए कितना आ गया? 2 आ गया। I कितना आ गया? 2। दूसरा देखो, MgCl2 एक्वस 100% डिसोसिएशन, Mg+2 2Cl-। तो I इक्वल टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन यानी डिसॉल्व होने के बाद कितने मोल हो गए? 1 और 2 3, अपॉन बिफोर डिसोसिएशन तो कितने हैं? 1 है। तो आंसर कितना आ गया? 3, ठीक है। मैंने लिखा K4
FeCN6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड, K4FeCN6 वाटर में डिसॉल्व किया, एक्वस 100% ले रहे हैं, 4K ऐसे होगा, 4K प्लस FeCN6 -4, ये हो गया। I इक्वल टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन, तो 4 और 1 5 अपॉन कितना 1 बिफोर डिसोसिएशन 1, तो आंसर कितना आ गया 5 आ गया। आप ले सकते हो Al2SO4 का होल थ्राइस, एक्वस लिखा है मैंने, ये AQ, यहां लिखेंगे 100% डिसोसिएशन, तो 2Al + 3SO4 -3। I इक्वल टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन, 2 और 1 3, सॉरी यहां गलत हो गया, देखो 2 Al हैं 2 Al हैं, SO4 कितना है 3, तो ये 3 आएगा, तो 3 और 2 5 अपॉन बिफोर डिसोसिएशन, तो 1 ही है ये, तो 1, तो आंसर कितना आ गया 5, 3 और 2 5। मैंने लिखा Na2SO4 Na2SO4 एक्वस 100% डिसोसिएशन, तो 2Na प्लस SO4 -2। I इक्वल टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन, तो आफ्टर 2 और 1 3 अपॉन 1, तो कितना आंसर आ गया 3। तो ये जितने भी मैंने एग्जाम्पल दिए समझाए तुम्हें, इसी फॉर्मूले से ज़्यादा निकलेगा। I और I को पुट करके हमें फॉर्मूले में यूज़ करना पड़ेगा। कैसे करेंगे वो धीरे धीरे चल रहे हैं। तो डिसोसिएशन के केस में समझ में आया, तो जल्दी से लिखें, नोट डाउन करें। लिख लिया, मिटा दे, मिटा दे, मिटा दिया। मिटा दिया जी। अब सुनो, ये तो था जो एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बताए, वो थे सारे के सारे 100% डिसोसिएटेड, सारे के सारे 100% घुल रहे थे, डिसॉल्व हो रहे थे। लेकिन सारे के सारे 100% जो 100% डिसॉल्व हो जाते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जो पार्शियली डिसॉल्व होते हैं वो कहलाते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो क्या सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं? कुछ वीक भी तो होते हैं जो कम डिसॉल्व होते हैं। तो जो कम डिसॉल्व होते हैं उनकी बात कर लें। इन केस ऑफ पार्शियली डिसोसिएशन, पार्शियली डिसोसिएशन इन केस ऑफ पार्शियली डिसोसिएशन, यानी जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। समझना जरा, मैंने एग्जांपल लिया CH3COOH, एक्वस 100% डिसोसिएट नहीं हो रहा है, तो CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। और जो इलेक्ट्रोलाइट 100% डिसोसिएट नहीं होता उसमें इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है, तो इक्विलिब्रियम आ गया। तो जब टाइम 0 था, व्हेन टाइम इक्वल 0, तो जब टाइम 0 था इसका मतलब प्रोसेस ही शुरू नहीं हुआ था, यानी ये भी 0 और ये भी 0, अभी प्रोडक्ट ही नहीं बन रहा, कुछ भी डिसोसिएट ही नहीं हो रहा। और इसके मोल को मान लिया मैंने 1। कितना मान लिया 1। थोड़ा थोड़ा प्रोसेस याद आया, कब पढ़ा था? 11th में पढ़ा था। कौन से चैप्टर में? इक्विलिब्रियम में। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। इक्विलिब्रियम सेकंड शुरू किया था। इक्विलिब्रियम वैसे तो एक पार्ट में दे रखा है तुम्हें 11th में, लेकिन उसके 2 पार्ट हैं, एक केमिकल इक्विलिब्रियम और एक आयनिक इक्विलिब्रियम। तो जैसे ही आयनिक इक्विलिब्रियम करते हैं, एसिड बेस क्लासिफिकेशन शुरू होता है, उससे पहले आपको ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट पढ़ना पड़ता है। बुक में नहीं दिया है, कुछ टीचर पढ़ा देते हैं, कुछ नहीं पढ़ाते। तो वही ये कंसेप्ट है। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर टाइम टी, ये अल्फा हो गया, ये अल्फा हो गया। तो ये अल्फा किस में से कम हो रहा है? इसमें से 1 माइनस अल्फा। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे या तो 2 अल्फा हो गए, एक और एक 2, यहाँ एक ही है, ऐसा क्यों 2 अल्फा माइनस करो? तो देखो जरा यहाँ से ये कितना मोल है 1, तो ये 1 ही तो डिकम्पोज हो रहा है ना, तो यहाँ से तो 1 कम हो रहा है,
यहां से एक जा रहा है, लेकिन ये एक किस में टूट रहा है, 2 में, तो यहां से तो एक कम हुआ ना, यहां से एक कम हुआ। ये मेरी जेब में पेन रखा है, मार्कर रखा है मेरी जेब में, कितने मार्कर है, 1। अब ये इस यहां से निकला, अब ये 2 पार्ट में डिकम्पोज हो गए, लेकिन मेरी जेब में जो कम हुआ वो तो एक मार्कर कम हुआ। तो यहां समझो जरा, तो मेरे पास में 1 मोल है, 0 0। अब ये अल्फा और ये भी अल्फा, तो यहां से कितना कम हो रहा है, अल्फा कम हो रहा, तो 1 माइनस अल्फा, और ये भी अल्फा। तो टोटल मोल्स यानी आई क्या है, आई टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन, ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, सबको ऐड कर देंगे। क्यों, क्योंकि डिसोसिएशन होने के बाद में ये मोल है, ये मोल है, और ये भी तो मोल है, ये भी तो सॉल्यूशन में पड़े हुए हैं, ये कोई अलग से थोड़ी जा रहे हैं, ये भी किस में है, सॉल्यूशन में। अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डिसोसिएशन, तो कितने मोल है डिसोसिएशन होने से पहले, 1, तो अल्फा से अल्फा कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस अल्फा अपॉन 1, 1 लिखो या मत लिखो। अब यहाँ जो अल्फा है वो अल्फा कहलाता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो बहुत सारे न्यूमेरिकल में हमें अल्फा भी फाइंड करना पड़ेगा, बहुत सारे न्यूमेरिकल में अल्फा भी फाइंड करेंगे। तो यहाँ से आई भी निकलेगा, अगर अल्फा दिया है तो आई निकलेगा, और आई दिया है तो अल्फा निकलेगा। तो किसी ना किसी तरीके से आपको दोनों वैल्यू में से एक ना एक फाइंड करनी पड़ेगी जरूर। डिसोसिएशन कांस्टेंट भी आएगा, अभी डिसोसिएशन कांस्टेंट भी आएगा। तो ये तो हो गया किसके लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, किसके लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के, और जो डिसोसिएशन के केस में। और इससे पहले जो बताया था मैंने वो भी डिसोसिएशन के केस में था, लेकिन वो 100% डिसोसिएटेड था। ठीक है, तो जल्दी से नोट डाउन करो। एक एग्जांपल ले सकते हो, NaCl तो सेम ऐसा ही हो जाएगा, मैं यहाँ NaCl रख दूं, यहाँ Nl प्लस, यहाँ Cl माइनस, 0 0, ये 1, सेम आंसर आएगा। मैंने लिखा MgCl2 एक्वस, हालांकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, लेकिन मैं मान लेता हूं कि 100% डिसोसिएट नहीं हो रहा। तो Mg प्लस 2 प्लस 2Cl माइनस, जब टाइम 0 था तो ये 0 और ये 0, और इसके मोल कितने मान लिए, 1। कुछ देर बाद आफ्टर टाइम t इसके मोल हुए अल्फा, ये रहा 1 कोफिशिएंट तो अल्फा, इसके 2, इससे डबल है ये, तो कितना हो जाएगा 2 अल्फा, लेकिन यहां से तो एक ही निकल रहा है ना ये, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस अल्फा। तो 1 माइनस अल्फा, इसमें से अल्फा कम हुआ, ये 1 आ गया, और ये कितने बन गए 2, कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग देखा जाता है। तो आई इक्वल कितना हुआ, टोटल मोल्स, यही फॉर्मूला, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन। तो 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा अपॉन 1, तो अल्फा से अल्फा कैंसिल, कितना आ गया तुम्हारे पास में, 1 प्लस 2 अल्फा अपॉन 1, ये आ गया। तो तुम्हें देखना होगा मोल के अकॉर्डिंग चलेगा वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में। तो जल्दी से नोट डाउन करें, मिटा दो, मिटा दिया। अभी न्यूमेरिकल नहीं आया है कोई भी, ध्यान रखना, ठीक है। इन केस ऑफ एसोसिएशन, इन केस ऑफ एसोसिएशन, अब एसोसिएशन की बात चल रही है, जुड़ रहा है, ठीक है। तो मैंने लिया CH3COOH, दो मोल लिए। अब ये दोनों मोल जुड़ करके बन गए CH3COOH का ट्वाइस, ठीक है। कैसे जुड़े, ऐसे जुड़े, CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, एक मोल तो ये रहा CH3COOH, दूसरा C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH और CH3, ये रहा। तो यहाँ पार्शली बॉन्डिंग, यहाँ पार्शली बॉन्डिंग, कौन सी बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया जी। अब 2 मोल से 1 मोल बन रहा है, तो हम इसको बोलते हैं डाईमेराइज, डाईमेराइज, क्या बोलते हैं, डाईमेराइज बोलते हैं। तो डाइमर, डाइमर मतलब 2 मॉलिक्यूल से 1 मॉलिक्यूल बन रहा है। पॉलीमर सुना है, पॉलीमर, पॉली मतलब मैनी, और मेराइजेशन का मतलब प्रोसेस होता है। तो बहुत सारे मॉलिक्यूल से जुड़ के 1 मॉलिक्यूल बन जाना, वो पॉलीमर। यह है डाइमर, तो 2 से मिलके, ट्राइमर 3 से मिलके 1 का बनना, टेट्रामर 4 से मिलके 1 का बनना, पॉलीमर बहुत सारे से मिलके 1 का बनना पॉलीमर कहलाता है,
ठीक है, तो यहां समझो जरा। तो तुम्हारे पास में है जब टाइम नहीं, अब आई इक्वल टोटल नंबर ऑफ मोल्स, या टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन। तो एसोसिएशन के बाद कितने मोल हो गए? 1 अपॉन बिफोर एसोसिएशन, तो एसोसिएशन से पहले कितने थे? 2, तो इसका आंसर कितना आ गया? 1/2। कितना आ गया? 1/2। तो याद रखना अच्छे तरीके से। तो ये है तुम्हारे पास में एसोसिएशन का केस, और जो मैंने अभी तुम्हें बताया था थोड़ी देर पहले वो कौन सा था? डिसोसिएशन का केस। ठीक है, अब एक लिया तुमने 3x एरो x3, 3x एरो x3, तो I इक्वल टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन, यानी 3 से 1 मोल बन रहा है। तो कितना हो गया? 1, इसके तो 1 मोल है, 1 अपॉन 3 तुमने लिया। अब ये हो गया ट्राइमेराइज, एक लिखा मैंने टेट्रामेराइज, 4x एरो x4। तो यहां जाएगा तुम्हारे पास में I इक्वल 1 अपॉन कितने मोल? 4 मोल। तो एक बात तुम्हारी समझ में आ रही होगी कि डिसोसिएशन के केस में I की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी हमेशा, क्योंकि कोई भी चीज़ कम से कम अगर ब्रेक होगी तो 2 पार्ट में तो होगी। तो मैं ये नहीं कह रहा हर बार 2 आंसर आएगा, कुछ भी आ सकता है, लेकिन 1 से ज़्यादा आएगा इन केस ऑफ डिसोसिएशन, क्योंकि कोई भी चीज़ टूटेगी तो 1 से ज़्यादा में टूटेगी, और इन केस ऑफ एसोसिएशन हमेशा 1 से कम आएगी। आप देख लीजिए, 2 का डिवाइड 1 में करो, 3 का डिवाइड 1 में करो, 4 का डिवाइड 1 में, 5 का डिवाइड 1 में, 6 का डिवाइड 1 में। ठीक है, तो डिसोसिएशन के केस में I की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा आएगी, और डिसोसिएशन के केस में I की वैल्यू 1 से ज़्यादा आएगी, और एसोसिएशन के केस में I की वैल्यू हमेशा 1 से कम आएगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वेरी कर रहा था, चेंज कर रहा था, ठीक है, अब उस चेंज को क्लियर करता है वेंट ऑफ फैक्टर। और वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है? I। और वेंट ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं? एसोसिएशन का केस अलग होता है, डिसोसिएशन का केस अलग होता है, जो आपने देख लिया। ठीक है, अब लिख लो, जल्दी से मिटा दो इसको। अब दोबारा देखो, इन केस ऑफ पार्शली एसोसिएशन, यानी इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा, तो CH3COOH 2 मोल हैं, इक्विलिब्रियम है, CH3COOH का ट्वाइस। ठीक है, जब टाइम 0 है तो ये 0 और इसके मोल कितने? 1, मैंने 1 मान लेता। ठीक है, कुछ देर बाद आफ्टर टाइम t, अगर ये 2 मोल हैं तो ये 1 बन रहा है। देखो, अगर ये 2 है तो ये 1 है, अगर ये 2 है तो ये कितना है? 1, अगर ये 2 तो ये 1, अगर ये 1 तो ये, अगर ये 2 तो ये 1, और अगर ये 1 तो ये आधा, तो ये हो गया α/2। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 1 माइनस अल्फा, क्योंकि यहाँ से तो 1 ही मोल जा रहा है, यहाँ से 1 मोल गया तो आधा बन गया, यहाँ से 2 मोल गए तो 1 बन गया, यहाँ से 4 गए तो 2 बन गए, यहाँ से 6 गए तो 3 बन गए। अब I इक्वल क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर एसोसिएशन, तो 1 माइनस अल्फा प्लस α/2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन। तो कितना लिया है मैंने? 1। तो 1 में से आधा गया, आधा बचा, तो I इक्वल हो जाएगा 1 माइनस α/2। तो यहाँ से भी अल्फा निकालना पड़ेगा हमें, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये कितना एसोसिएशन हो रहा है? 98% हो रहा है, 97 हो रहा है, 96 हो रहा है, 80 हो रहा है, 70 हो रहा है, कितना एसोसिएशन हो रहा है? तो दोनों की बात आ गई समझ में? ऐसे ही तुम्हें करना है। जनरल फॉर्मूला कुछ दे रखा है एनसीईआरटी में, वो तुम्हें नहीं करना है, उससे समझ में भी क्लियर नहीं होती बात। अब ये अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की गई है तुम्हें। ठीक है, लिख लो। तो दोनों बातें समझ में आ गई, वेंट ऑफ फैक्टर कैसे फाइंड करना है, एसोसिएशन का भी और डिसोसिएशन का भी। तो मिटा रहे हैं, मिटा दिया। अब दोबारा सुनो,
पहली कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी थी RLVP, P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इक्वल chi2, ये थी, ठीक है। और chi2 को बताया गया था N2 अपॉन में N1 प्लस N2, N2 इज वेरी वेरी लेस देन N1, तो ये आ गया था N2 अपॉन में N1, ये आ गया था यहाँ पर। फिर हम तुमसे कह रहे हैं कि ये जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी होती है, ये वाली जो कैलकुलेटेड प्रॉपर्टी जो हम कैलकुलेट करते हैं, वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं होती है ऑब्जर्व्ड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी के, इक्वल नहीं होती। ऑब्जर्व्ड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी और कैलकुलेटेड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी कभी भी इक्वल नहीं होती हैं, क्योंकि या तो इलेक्ट्रोलाइट के केस में, किसके केस में, इलेक्ट्रोलाइट के केस में, या तो एसोसिएशन हो जाता है और या डिसोसिएशन हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर अब उसी चीज को क्लियर करने के लिए यहां पर क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, ठीक है। दूसरी थी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, EBP, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो ये हो जाएगा डेल्टा TB, पूरा लिख दो कभी तुम, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा TB इक्वल KB इनटू स्मॉल m, तो यहां भी क्या आ जाएगा, I। तीसरा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो ये हो जाएगा डेल्टा TF इक्वल KF इंटू मोलैलिटी, तो यहां क्या हो जाएगा, I। नंबर 4 ऑस्मोटिक प्रेशर, तो पाई इक्वल MRT, तो यहां क्या आ जाएगा, I। सभी में अब I आ गया, सभी में I आ गया। अब तुम में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि I पहले ही क्यों नहीं बता दिया। अगर I को शुरुआत से ही लेकर के चलते तो दो केस बन के चलते हर क्वेश्चन में, हर कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी में। एक तो चल जाता नॉन वोलेटाइल वाला, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, और एक चल बन जाता इलेक्ट्रोलाइट। एक वो जो अपने आयनों में डिकम्पोज होता है और एक वो जो अपने आयनों में डिकम्पोज नहीं होता। तो एक ही चीज़ को आपको दो दो बार देखना पड़ता, बहुत क्रिटिकल कंडीशन हो जाती तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम तो पहली बार ही पढ़ रहे हो ना 12th में, तो तुम्हें मुश्किल पड़ जाता, ठीक है। तो इनको ये कैलकुलेटेड है, कैलकुलेटेड, ये कैलकुलेट कर रहे हैं हम, ये कैलकुलेटेड 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 कैलकुलेटेड, ये ऑब्जर्व्ड 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 ऑब्जर्व्ड, ठीक है ना। तो अब आई लगा देंगे और आंसर तुम्हारा क्लियर आ जाएगा। आई लगा लें, तो आई क्यों लगाया हमने, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट, ये केवल इलेक्ट्रोलाइट के केस की बात है। किसकी बात है, इलेक्ट्रोलाइट के केस की। अब जैसे जितने भी न्यूमेरिकल तुमने किए थे अब से पहले, वेंट ऑफ फैक्टर से पहले कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी में, या तो तुमने यूरिया किया था NH2CONH2, या तुमने सुक्रोज किया था, सुक्रोज C12H22O11, या तुमने ग्लूकोज किया था, ग्लूकोज C6H12O6। अपने आयनों में डिकम्पोज नहीं होता, नहीं होता और नहीं होता अपने आयनों में डिकम्पोज। इसका मतलब आयनों में डिकम्पोज नहीं है तो मॉलिक्यूल में टूट रहा है, तो हर बार आप I इक्वल कितना ले लेंगे, 1, I इक्वल 1 और I इक्वल 1, 1 1 1, तो सभी के लिए 1 पुट कर दें, 1 1 1 1, वही फॉर्मूला बन जाएगा जो तुम्हारे पास में पहले था। बात आई यहां तक समझ में। तो कहने का मतलब ये हुआ भाई कि जो भी तुमसे इलेक्ट्रोलाइट बोले, एसोसिएशन बोले, डिसोसिएशन बोले, खुद देख लेना कि डिसॉल्व हो रहा है या नहीं, उसमें आपको आई लगाना पड़ेगा। पेपर में न्यूमेरिकल आया, कुछ न्यूमेरिकल में तुमने आई का यूज़ नहीं किया है, वेंट ऑफ फैक्टर का यूज़ नहीं किया है, और कुछ न्यूमेरिकल में वेंट ऑफ फैक्टर का यूज़ करोगे। बोर्ड में आया क्वेश्चन न्यूमेरिकल, अब तुम्हें कैसे पता लगेगा कि किस में वेंट ऑफ फैक्टर लगाएं और किस में वेंट ऑफ फैक्टर ना लगाएं, ठीक है। तो ध्यान रखना इस बात का कि जो अपने आयनों में डिकम्पोज हो, जो अपने आयनों में टूट जाए, जो डिसोसिएट हो, उसमें वेंट ऑफ फैक्टर लगेगा। जिसमें एसोसिएशन हो उसमें वेंट ऑफ फैक्टर लगेगा। तो तुम्हें देखना पड़ेगा कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है और कौन सा नॉन इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। या तो क्वेश्चन में वो बोल ही देगा इट इज कंप्लीटली एसोसिएटेड, इट इज कंप्लीटली डिसोसिएटेड, और अगर नहीं बोल रहा है तो तुम देख लेना कि क्या ये इलेक्ट्रोलाइट है। अगर इलेक्ट्रोलाइट है तो आपको फॉर्मूले में आई का यूज करना पड़ेगा। और बोर्ड में 99% आई से रिलेटेड, वेंट ऑफ फैक्टर से रिलेटेड ही क्वेश्चन आता है। तो जल्दी से करें, अब क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कर लिया,
आई लगेगा हर किसी में, ध्यान रखना। मिटा देते हैं। अब एक टॉपिक और रख लो साथ के साथ, फिर खत्म ही हो जाएगा, फिर न्यूमेरिकल रह जाएंगे बस। एबनॉर्मल मोलर मास, एबनॉर्मल मोलर मास, ठीक है। अब एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है? व्हेन द मोलर मास ऑफ a substance, when the molar mass of a substance determine any of the colligative property comes out to be different than the theoretically expected value, the substance is said to show abnormal मोलर मास। यानी किसी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के थ्रू अगर आप किसी सब्सटेंस का मोलर मास फाइंड करते हो तो वो एक्चुअल से या तो ज़्यादा आता है या कम आता है, डिफरेंट आता है। जो हम सोचते हैं वो डिफरेंट आता है, तो इसका मतलब ये हुआ उसी मोलर मास को आप क्या बोलोगे? एबनॉर्मल मोलर मास। जैसे NaCl का मोलर मास 58.5 ग्राम पर मोल, ये हो गया कैलकुलेटेड। क्या हो गया? कैलकुलेटेड। एक्सपेक्टेड देखिए जरा, मैंने डेल्टा टीबी की बात कर रहा हूँ। डेल्टा टीबी इक्वल आई KB W2 M2 W1 1000 ग्राम, ये है मोलर मास। क्या है ये? मोलर मास। डेल्टा टीबी कुछ होगा हमारे पास में, आई 2 हो गया NaCl के लिए, 1 और 1 2, KB कुछ, W2 कुछ, W1 ये निकालना है। तो जो M2 है वो ये इतना 58.5 तो कभी नहीं आएगा, या तो इससे ज़्यादा आएगा या इससे कम आएगा। इसी को बोलेंगे हम एबनॉर्मल मोलर मास, एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक है, तो लिख लें जल्दी से। मिटा दें। अब एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। वैसे आई निकालने का एक फॉर्मूला भी बन जाएगा तुम्हारे पास में कि आई इक्वल नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास। याद रखना इस फॉर्मूले को। आई इक्वल बन जाएगा नॉर्मल मोलर मास अपॉन में एबनॉर्मल मोलर मास। तो नॉर्मल मोलर मास तो नॉर्मल ही है, जो आप नॉर्मल निकालते हो, कैलकुलेट करते हो, और एबनॉर्मल मोलर मास आपको किसी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से फाइंड करना पड़ेगा, किसी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से जो उसमें एग्जिस्ट करेगी और जो आई निकल जाएगा उसके थ्रू। याद रखोगे? ठीक है। और एक हो जाएगा तुम्हारे पास में, जैसे ये डेल्टा टी बी ले रहा हूं मैं, डेल्टा टी बी आई के बी इंटू एम। आई निकालना है तो आई कैसा हो जाएगा? डेल्टा टी बी अपॉन में के बी इंटू स्मॉल एम। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये वाली, ये तो कैलकुलेटेड है। कौन सी है? कैलकुलेटेड। और ये कौन सी है? ऑब्जर्व। हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ऑब्जर्व OBS लिख दिया मैंने ऑब्जर्व को। तो आई इक्वल हो जाएगा कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। आई इक्वल, तो ये फॉर्मूला भी हो गया। आई इक्वल कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और एक हो गया नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास, और एक हो गया तुम्हारे पास में टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। तो मिटा दें इसको। ठीक है,
तो क्वेश्चन इस पर कुछ ज़्यादा होंगे, थोड़े स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन भी होंगे, अच्छे क्वेश्चन भी होंगे जो नीट और जेईई मेंस में आए हैं। तो अगर वही क्वेश्चन एक साथ कराऊंगा तो फिर टॉपिक बहुत बड़ा हो जाएगा, वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो इसलिए मैं आज छोटे छोटे से 2-3 क्वेश्चन करा रहा हूँ, और फिर अगला जो टॉपिक होगा मैं तुम्हें बता दूंगा, उसमें अच्छे क्वेश्चन, सारे बड़े बड़े से क्वेश्चन बेहतरीन जो पेपर में आते हैं। अल्फा भी यूज़ हो रहा है, डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट, के वगैरह सारे यूज़ हो रहे हैं। डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट के होगा उसमें, एसिड के लिए या बेस के लिए के ए या के बी यूज़ करेंगे तो वो भी होगा, और अल्फा भी होगा, कई सारी चीज़ें निकलवाएगा। तो कई क्वेश्चन कराऊंगा अच्छे उसमें, नीट के भी, जेईई मेंस के भी, ठीक है। और फिर मैं एक वीडियो और बनाऊंगा इसकी। तो अब तो ये हमारे पास में लेक्चर हो जाएंगे टोटल 13, ठीक है। आज का जो लेक्चर है वो, और प्लस अगला जो लेक्चर हो जाएगा न्यूमेरिकल, तो इतने सारे लेक्चर हो जाएंगे। फिर मैं करूंगा न्यूमेरिकल के बाद में पूरे चैप्टर का एक ही लेक्चर, पूरे का, उसमें समझाने की कोशिश करूंगा सारी चीज़ें। तो वो हो सकता है थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो, न्यूमेरिकल नहीं सारे समझा दूंगा, न्यूमेरिकल के लिए तुम ये अलग अलग वीडियो देख सकते हो। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, क्वेश्चन, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ a 1 molar of 1 molar aqueous solution of KCl, बस, ठीक। इसकी जो डेंसिटी दे रखी है तुम्हें, वो दे रखी है 1.04 ग्राम पर ml, ये डेंसिटी होगी। इसका जो Kb दिया है, Kb वो दिया 0.52 kg पर मोल, ये दिया। कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन, 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KCl। क्लियर। हमारे पास में फॉर्मूला होता है, सबसे पहले तो KCl देखेंगे, ये यहां से लिखता हूं KCl। अब KCl को वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, तो ये आयनों में टूटेगा या नहीं, बोलो, टूटेगा या नहीं, टूट गया। तो हम इसे मान लेते हैं 100% डिसोसिएशन, तो I कितना हो गया, 1 और 1 2, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन यानी 2, टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन यानी 1, 2 आ गया। अब I इक्वल होता है W2, गलत, I इक्वल होता है I इंटू KB, क्या लिख रहा हूं मैं, मुझे तो क्या निकालना है, डेल्टा TB निकालना। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, यानी TB निकालना है। तो डेल्टा TB की बात करेंगे पहले, तो डेल्टा TB इक्वल क्या हो जाएगा, KB I KB स्मॉल m। तो डेल्टा TB I कितना 2, KB कितना 0.52 इंटू स्मॉल m, निकाल लो बस, मोलैलिटी। अब मोलैलिटी क्या होता है जी, तो मोलैलिटी के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सीधे सीधे बोल रहा है 1 मोलर यानी 1 मोल हो गया एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, समझते रहे ना भाई। अब कह रहा है तुमसे डेंसिटी इतनी है, मोलर का मतलब समझते हो ना, मोलर का मतलब क्या होता है, मोलर का मतलब होता है मोल पर लीटर, लिख देता हूं 1 मोलर, यहां से सॉल्यूशन शुरू हुआ, 1 मोलर दैट इज 1 मोल ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, समझना बात को। तो इसका मतलब N2 कितना हो गया, 1 मोल हो गया। वॉल्यूम कितना हो गया, 1000 ml हो गया। डेंसिटी इक्वल क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो मास इक्वल क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम हो गया। तो डेंसिटी कितना दे रखा है आपको, 1.04 ग्राम पर ml इंटू वॉल्यूम कितना दे रखा है, 1000 ml। ml से ml इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो 1040 ग्राम, इतना आ गया। अब मोलैलिटी आप निकाल रहे हो, तो मोलैलिटी इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट और इनटू में 1000। तो ये जो तुम्हारे पास में मास आया है, ये सॉल्यूशन का आया, किसका आया है, सॉल्यूशन का। अब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल क्या होता है, सॉल्यूशन। अकॉर्डिंग टू मोलैलिटी डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्वेंट पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट, यानी सॉल्वेंट का वेट चाहिए। तो सॉल्वेंट इक्वल सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट,
तो सॉल्वेंट इक्वल सॉल्यूशन कितना है 1040 ग्राम, ये रहा, माइनस सॉल्यूट कितना है, तो सॉल्यूट कितना है 1 मोल, और 1 मोल कितने के बराबर होता है, मोलर मास के बराबर। तो KCl का मोलर मास कितना, K कितना 39 प्लस Cl 35.5, ठीक है ना। मोलर मास कितने के बराबर होगा, 1 मोल के बराबर होगा, ठीक है बच्चों। तो ये कितना आ गया बताओ जल्दी से, 74.5 ग्राम पर मोल। इसको उठा करके यहां रखो 74.5 ग्राम, इसमें से माइनस करो कितना आ गया बताओ, बताओ 965, ये है सॉल्वेंट का वेट, ठीक है। अब मोलैलिटी क्या कहता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1, वेट ऑफ सॉल्वेंट 965.5 इंटू 1000, तो स्मॉल m इक्वल, सॉल्व कर देना, जो आंसर आएगा वो होगी मोलैलिटी, कर दोगे, डिवाइड करो, मोलल इतना आ जाएगा, 1 है यहां 1.035, इसको उठा करके यहां रख दो 1.035 7 कर दो, तो डेल्टा टीबी इक्वल, कैलकुलेट करके बताओ भाई, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, करो 1.078 डिग्री सेल्सियस, डेल्टा टीबी आया है, क्या आया डेल्टा टीबी, और हमें क्या चाहिए टीबी चाहिए। तो कैसे निकालोगे टीबी, सॉल्यूशन, तो पानी कितने पर बॉईल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, प्लस ये और जुड़ गया इसमें 1.078, तो कितना आ गया 100.1, यहाँ आएगा 101.078 डिग्री सेल्सियस, इतने पर बॉईल होगा KCl वाला सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन कितना सा था, इतना सा, ये रहा सॉल्यूशन, ये रहा। इसे छोटा भी कर सकते थे मैं, कैसे कर सकता था, इसे कुछ निकाल के नहीं दिखाता, डायरेक्ट बता देता तुम्हें, यहाँ ये सब लिखने की जरूरत नहीं थी, ये बता देता मैं तुम्हें, मोलैलिटी बस कह देता, निकालनी आती है निकाल लेना, तो बड़ा छोटा सा हो जाता है। तो करो जरा नोट डाउन, मिटा दे, मिटा देते हैं। एक क्वेश्चन और करो, क्वेश्चन, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ NaCl which must be added to 100 gram of H2O so that the freezing point is depressed by 2 Kelvin. Kf for H2O 1.86 kg पर मोल, ये दिया क्वेश्चन, आ गया समझ में। कितना NaCl मिलाया जाए किसमें 100 ग्राम पानी में, 100 ग्राम पानी में कितना NaCl मिलाया जाए ताकि उसके फ्रीजिंग पॉइंट में 2 केल्विन की कमी हो जाए, ठीक है, यानी W2 निकालना है। तो भाई कर दो, कितना सिंपल है देखो, NaCl अगर तुम मिलाओगे पानी में तो डिसोसिएट होगा या एसोसिएट, तो ये डिसोसिएट होगा, घुलेगा। Na प्लस Cl माइनस, तो I कितना आ गया 1 और 1 2, टोटल नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट बिफोर अपॉन आफ्टर, तो कितना आ गया 2 आ गया। फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा T
फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहा है, तो डेल्टा टी एफ इक्वल आई के एफ इंटू मोलैलिटी। डेल्टा टी एफ इक्वल आई के एफ, मोलैलिटी क्या होता है W2 M2 W1 1000, वैल्यू पुट करके छोड़ दूंगा। डेल्टा टी एफ कितना दे रखा है 2 केल्विन, इतना डिप्रेस हो रहा है 2 केल्विन। आई दे रखा है 2 इंटू के एफ दे रखा है 1.86 इंटू डब्ल्यू फाइंड करना है इंटू 1000 अपॉन मोलर मास किसका NaCl का, तो जानते तो हो ही भाई 23 प्लस 35.5 इक्वल आ गया 58.5 ग्राम पर मोल, 58.5 इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट 100। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेट कर दूं, 0 से 0 कट गए, कर दी बस, इससे आगे तुम करना। तो W2 कैलकुलेट कर लेना जो भी आंसर आएगा। ठीक है, .3 ग्राम इसके आसपास आना चाहिए। कर लेना कैलकुलेट, जल्दी से नोट डाउन करो। मिटा दें, एक और करोगे क्वेश्चन, हालांकि क्वेश्चन का मैं अलग बनाऊंगा लेक्चर, मिटा रहा हूं मैं अब। तो जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा उसका लेक्चर अलग बनेगा, अलग अलग क्वेश्चन होंगे, अच्छे क्वेश्चन होंगे। तो क्वेश्चन लिख रहे हैं जी एक और, इसको तुम करना। एज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन, assuming complete dissociation, calculate the expected freezing point of a solution। ठीक है, prepared by dissolving 6 gram of sodium sulfate Na2SO4.10H2O sodium sulfate in 0.1 kg of H2O, Kf for H2O 1.86 kg पर मोल। बस क्वेश्चन आ गया समझ में। ये मानते हुए कि जो हम इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व कर रहे हैं वो 100% डिसोसिएट होगा। कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन, यानी टीएफ निकालना। क्या निकालना? टीएफ। जब सॉल्यूशन बनाया जाता है, जब 6 ग्राम सोडियम सल्फेट को 0.1 किलोग्राम ऑफ H2O में डिसॉल्व करते हैं। बहुत सिंपल है। सॉल्यूशन शुरू हो गया। Na2SO4 का होल थ्राइस वाटर में डिसॉल्व करो। 100% बोल रहा है डिसोसिएशन। तो कितना हो गया? 2Na प्लस 3SO4 माइनस 2। ठीक है, तो क्या लिख दिया मैंने? Na2SO4 है बस, Na2SO4 Na2SO4। ठीक है, ये रहा Na2SO4 है। मेरे माइंड में था Al2SO4 का थ्राइस, मैं इसको लेकर सोच रहा था माइंड में, पर ये है। ठीक है, तो 2 और 1 3, इसके 3 मोल हो गए। तो इसका मतलब I कितना आ गया? 3/1 = 3, यानी टोटल मोल्स 2 + 1 = 3। टोटल मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, बिफोर डिसोसिएशन, ये रहा। तो I कितना आ गया? 3 आ गया। मोलर मास निकाल लीजिए। मोलर मास Na2SO4.10H2O 322 ग्राम पर मोल, 322 ग्राम पर मोल। डेल्टा TF = I KF इंटू स्मॉल m। डेल्टा TF I KF
W2 M2 W1 1000, डेल्टा TF निकालना है, I3 दिस इज 3 इंटू KF 1.86, W2 6 ग्राम अपॉन M2 इज द मोलर मास 322 इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट 0.100, नहीं करूंगा क्योंकि किलोग्राम में दी है वैल्यू, kg। सॉल्व करना किसका काम है, तुम्हारा, कर दोगे। तो डेल्टा TF को कैलकुलेट करना है, सारी वैल्यू आपको गिवन है, तो कर दीजिए। कितना आ गया, जो भी आएगा, कितना आ जाएगा, जो भी कैलकुलेट कर लेना भाई, ऐसे तुक्का नहीं लगा रहे। वन के आसपास ही आएगा, 1.04 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फिर से देखते हैं। एज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन, ठीक है। कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, डेल्टा TF कितना कम हो जाएगा, इतना कम हो जाएगा, जो आप देख रहे हो 1.04। ठीक है, तो TF नहीं, डेल्टा TF फाइंड करवा रहा, तो इसको मैं रब कर दूं, मिटा दूं बच्चों, मिटा दिया। एक और करोगे, लास्ट क्वेश्चन तुम्हें घर के लिए दे देते हैं, घर से कर लेना। क्वेश्चन, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन prepared by adding 15 gram of NaCl to 250 ग्राम ऑफ H2O। Kb दे रखा है 0.512 kg पर मोल, ये वैल्यू दे रखी है। कर दो भाई, क्या निकालना, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय एडिंग, इतना, यानी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट निकालना है। बड़ा सिंपल सा है, ठीक है। कैसे करोगे, सॉल्यूट क्या है, NaCl, एक्वस 100%, डिसोसिएशन Na प्लस Cl माइनस, तो I इक्वल टोटल नंबर ऑफ मोल्स 2/1 इक्वल टू, फॉर्मूला होता है डेल्टा TF इक्वल IKF इंटू स्मॉल m, डेल्टा TF IKF इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1 और इंटू में 1000। डेल्टा TF, डेल्टा भी कैसा बनने लगा, डेल्टा TF इक्वल I हो गया 2, KF 1 पॉइंट नहीं 0.512, W2 15 ग्राम, 15 इंटू 1000 अपॉन M2 इज द मोलर मास ऑफ NaCl 58.5 इंटू W1 वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू 250। कर लोगे कैलकुलेट डेल्टा TF, 250 से 4 बार काट दो, 4 से कर देना कुछ जो तुम करना चाहते हो, तो डेल्टा TF को कैलकुलेट कर लेना। कर लोगे, ये भी 1 के आसपास ही आएगा, 1.05 डिग्री सेल्सियस। अब ये आया डेल्टा TF, ये तो डिफरेंस आया, क्या आया, डिफरेंस। लेकिन सॉल्यूशन कितने टेम्परेचर पर बॉईल होगा, तो TB निकालना है हमें, तो TB इक्वल, तो पानी कितने पर बॉईल होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर, 1.05 और ऐड हो गया तो कितना गया, 1.05 डिग्री सेल्सियस। इतने पर स्टार्ट होगा बॉईल होना ये वाला सॉल्यूशन, जिसमें इतने पानी में इतना NaCl डिसॉल्व है। तो ये हुआ तुम्हारा क्वेश्चन। अभी ये जो मैंने आपको बताए थे सारे के सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बताए हैं, पार्शियली की बात नहीं की है, तो जिसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, वेंट ऑफ फैक्टर आएगा, वो एक क्लास और बनेगी। अगर मैं वही इसमें सारे जोड़ दूं, 4 5 6 न्यूमेरिकल बड़े से होंगे, तो बहुत ज़्यादा 2 घंटे की वीडियो बन जाएगी कम से कम। तो पहले नोट डाउन कर लें, और अगली वीडियो तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके बाय। मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो, घर पर रहो, ठीक है। ओके बाय बेटा। फिर से एक बार